तुम लोगों में से कितने लोग फैमिलियर हो वेब डेवलपमेंट से? कितनों को आइडिया है इसके बारे में? जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, SQL और CSS कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जानते हो? बस इतना ही काफ़ी भी है कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए। इंटरेस्ट होना चाहिए। ये जावा स्क्रिप्ट और नहीं जानते जानते हैं बस। HTML CSS काफ़ी इजी है ना? जावा स्क्रिप्ट है, वो करेंगे हम लोग अच्छे से। चलो, स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देते हैं। ऐसे तो आज का क्लास पूरा इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है, हम लोग इतना डिटेल में तो उसमें नहीं जाएंगे। सेटअप कर लेंगे, सेटअप तक कर लेंगे। ओके, कि सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे, क्या क्या प्लगइन्स जरूरी है वेब डेवलपमेंट करने के लिए, वो सारा कर लेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट देखो होता क्या है, कोई इसका जवाब देना चाहे? सबसे पहले तो कहो व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? क्या होता है ये? जैसे कि तुम लोग हर कोई वेबसाइट चलाता है ना? विजिट करते हो, वेबसाइट पे विजिट करते हो तो तुमको वहाँ पे वेबसाइट दिखता है, कोई भी वेबसाइट, चाहे फेसबुक हो, गूगल हो, या कोई भी वेबसाइट। वेबसाइट तो तुम लोग जानते ही हो। तो वेबसाइट को बनाना, उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको डिजाइन करना और उसका जो भी पूरा प्रोसेस है ना, वो सब वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, पूरा डेफिनेशन हम लोग नहीं डिस्कस करने वाला है, वो सब तुम लोग गूगल कर लेना। ठीक है, अगर वो सब करने लगेंगे स्लाइड डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करो और उसके बाद आसान हो जाएगा। इसको जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म कर लेंगे क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा बहुत सारा स्टेप आ जाएगा। वेबसाइट डिजाइनिंग आ जाएगा, डिजाइनिंग आ जाएगा। अब वेबसाइट क्या होता है ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। जो हम लोग यहाँ पे जाके google.com लिख दिए, ये एक वेबसाइट है। ये जो तुमको पूरा का पूरा, सिर्फ ना कि ये पेज और इससे रिलेटेड, इससे कनेक्टेड जितना भी पेज है वो पूरा मिलकर एक वेबसाइट बनाता है। ठीक है, चाहे तुम्हारा फेसबुक हो जाए या फिर कोई भी वेबसाइट हो जाए, ये है, या फिर कोई भी तुम्हारा फास्ट 10 फास्ट फिंगर है, या अदर वेबसाइट्स जो भी हैं, तो ये सब तुम्हारा वेबसाइट हुआ। ठीक है, और ये जो तुमको डिस्प्ले हो रहा है ये सब एक पेज है। ठीक है, तो इसमें वेबसाइट का डिजाइनिंग हो जाएगा तुम्हारा। आ जाता है वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, कैसे बनाना, मतलब क्राफ्टिंग या क्रिएटिंग वेबसाइट। ठीक है, क्रिएटिंग वेबसाइट आ जाएगा तुम्हारा। फिर तुमको आ जाएगा ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट, ऑप्टिमाइजिंग साइट जेड होगा, ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट। अब ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है कि मतलब वेबसाइट बना ली है, अब तुम्हारा वेबसाइट स्लो वर्क कर रहा है कि फास्ट वर्क कर रहा है, उसको ऑप्टिमाइज करोगे तुम। मतलब उसको, मतलब कैसे चलना है, रिस्पॉन्सिव कितना होगा। ठीक है, कोई स्लोअर नहीं है, लोडिंग टाइम उसका ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, ये सब तुमको देखना होता है, तो उस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो तुम लोग। ठीक है, उसके लिए अच्छा अच्छा फ्रेमवर्क आता है, तो ऑप्टिमाइजेशन हम लोग सीखते हैं आगे जाके। तो ये सब इसमें आता है। फिर तुम वेबसाइट को मेंटेन करना चाहो अगर, ठीक है, वही ऑप्टिमाइजेशन मेंटेनेंस ये सब एक ही में आ जाता है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। तो मेंटेनिंग, ऑप्टिमाइजेशन ये सब आता है। ठीक है, मेंटेनिंग मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बना के छोड़ देना है, उस पर काम करते रहना है। ठीक है, बोले ऑप्टिमाइजेशन भी इसी में आ जाता है, उसमें नया कुछ ऐड करना हो। ठीक है, या देखते रहना हो कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, एरर आया है तो उसको फिक्स करना होगा तुमको। ये सब मेंटेनेंस में आता है वेबसाइट का, है ना?
तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ना एक वेबसाइट से रिलेटेड, ये सारा प्रोसेस वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है। और हम लोग इसीलिए सीखते हैं वेब डेवलपमेंट को। वेब डेवलपमेंट सीखने का बहुत बेनिफिट हो सकता है तुम लोगों को। आज के ज़माने में वेब डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा करियर है ना। आराम से 10-12 लाख का पैकेज भी मिल सकता है अगर अच्छे कंपनियों में मिल जाए तो। नॉर्मल में 6-7 का तो एवरेज रहता ही है, ठीक है। हम वो नहीं कहेंगे कि तुम स्टार्टिंग में जो कंपनी हम लोगों का कॉलेज में लेता है 4-5 लाख पे, वो तो एनालिस्ट पोस्ट के लिए लेता है ना। लेकिन अगर तुम स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो 6 के अराउंड तो तुमको पैकेज आराम से मिल जाएगा स्टार्टिंग में, है ना। आगे जाके अगर तुम पैकेज लेना चाहो तो जितना तुम्हारा स्किल है उसके हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो ये तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है कि तुम वेब डेवलपमेंट क्यों करना चाहो। ये हो सकता है कि मान लो अब तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, है ना, या कुछ करना चाह रहे हो। मान लो कोई स्टार्टअप खोलना चाह रहे हो या वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो वेबसाइट बहुत अच्छा माध्यम है। लोगों के बीच तुम अपना मैसेज पहुंचा सकते हो, या फिर स्टार्टअप कर रहे हो तो उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो अपने वेबसाइट के जरिए, ठीक है। जैसे मान लो अब अमेजन एक कंपनी है, जानते ही होगे अमेजन क्या है, शॉपिंग वेबसाइट जो है। अब उसके पास जो वेबसाइट है उस पे जाके हम लोग परचेज करते हैं। मान लो वेबसाइट नहीं होता, एक शॉप होता, तो हर कोई उस शॉप पे जाके कोई चीज़ एक्सेस मतलब खरीद नहीं ना सकता। जो वहाँ लोकल होगा वही जाके खरीदेगा। अब वो वेबसाइट बनाया तभी तो पूरा दुनिया का लोग उस पे जाके खरीदने लगा सामान सब, है ना। तो बहुत बेनिफिट होता है ये, तुमको ग्लोबल रीच प्रोवाइड करता है। मतलब पूरा दुनिया में इसको तुम फैला सकते हो, दुनिया का लोग देखेगा। तुम कोई भी चीज़ करना चाहो वो तुम्हारा लोकेलिटी से लिमिटेड नहीं होगा, तुम पूरा दुनिया में अपना स्किल शो कर सकते हो। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है वेब डेवलपमेंट के जरिए, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। तो ये तुम्हारा हो सकता है। अब मान लो तुम डिज़ाइनर हो, मान लो तुम कहोगे कि हम फोटोग्राफर हैं, हम क्यों वेब डेवलपमेंट सीखें। तुम फोटोग्राफर हो, तुम फोटो क्लिक करते हो, ठीक है। अब तुम किसी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जाके आजकल बहुत सारा वेबसाइट आता है जहाँ तुमको अपना इमेज पब्लिश करने का ऑप्शन देता है ना। ऐसा वेबसाइट देखे होगे तुम, जैसे पिनिंटरेस्ट हुआ या बहुत सारा वेबसाइट ऐसा है। तो वहाँ पे जा जाके तुम अपना इमेज डालते होगे तो तुमको वो सब क्रेडिट देता है, क्या देता है हमको उतना जानकारी नहीं है, देता ही होगा कुछ मनी वगैरह तो जरूर देता होगा। लेकिन तुम अपना भी वेबसाइट बना के उस पर अपना कलेक्शंस रख सकते हो, है ना। और कोई अगर तुमसे पूछे कि भाई हमको अपना तुम कितना काम किए हो वो सारा काम दिखाओ, तो तुम अपना वेबसाइट का लिंक देखो, तुम जितना भी काम करते हो उस पर डाल दो। पोर्टफोलियो वेबसाइट के बारे में तुम लोग जानते होंगे। पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होता है, जिसमें हम लोग जो करते हैं ना वो सारा का सारा काम पोर्टफोलियो वेबसाइट पे डालते हैं। हम लोग बनाएंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट वैसे, है ना। वो एक डेवलपर के लाइफ में बहुत अहम चीज़ है, उसको बनाना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, हम भी नहीं बनाए अभी तक, पर उसको बनाएंगे, इस बहाने हम भी कर लेंगे। उसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो अब तुम एक डेवलपर हो, तुमको कोई कंपनी बोले कि तुम क्या करते हो दरअसल, ठीक है, क्या करते हो, हमको अपना सारा स्किल दिखाओ। तो तुम क्या करो, अपना वेबसाइट का उसको लिंक दे दो जहाँ पे तुम क्या करते हो, तुमसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, तुम पास्ट में कौन कौन से प्रोजेक्ट कर चुके हो, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है तुम्हारे बारे में वो अपने वेबसाइट पे डाल दो। अब क्या होगा कि वो एक जैसे रेज्यूमे तो तुम देते ही होगे कंपनी में, ये उससे बेहतर इसलिए हो जाएगा कि पहले तो देखने में अच्छा लगेगा, है ना। देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि डिजाइन दोगे, एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह नहीं बनाओगे तुम उसको, डिजाइन दोगे, अच्छा लुक प्रोवाइड करोगे, ठीक है, और उसको अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करोगे। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट, तुम लोगों को एग्जाम्पल अभी हम दिखाएंगे सारे वेबसाइट्स का। तो पोर्टफोलियो बना के तुम कंपनी को दे सकते हो। तो ये हर एक लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है कि तुम सीएस के स्टूडेंट हो तो ही तुमको वेब डेवलपमेंट करना है। तुम कुछ भी करना चाहो, वेब डेवलपमेंट तुम्हारे काम में चार चांद लगा सकता है ना। तो बहुत सारा यूज केसेस है इसको सीखने का। और इसको लिखे तो नहीं, हम बोलते रह गए, छोड़ो, लिखना है। फिर देखो अब क्या होता है कि इसमें मतलब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग का मेन फोकस रहेगा स्टार्टिंग में, सबसे बेसिक जो होता है, एक तुम्हारा होता है HTML, ठीक है, प्लस तुम्हारा CSS होता है, प्लस जावास्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट होता है। ये
तीनों के मदद से हम वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, ये तीनों की मदद से बना सकते हैं। ये और ये मस्ट है तुम्हारा। जावास्क्रिप्ट भी मस्ट है, अगर तुम थोड़ा सा एडवांस जाना चाहो तो तुम इन दोनों के मदद से भी वेबसाइट बना सकते हो। पुराने टाइम में जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ HTML पे ही वेबसाइट बनता था। ठीक है, एक तुमको अभी हम बताएंगे एक इंजन के बारे में जो क्या करता है ना, वेबसाइट को पुराने टाइम में कैसा दिखता था वो सब दिखाता है। तुम हर एक टाइम में जाके देख सकते हो। तुम स्टार्टिंग में किसी वेबसाइट का जाके देखना, उसमें दिखेगा कि वो सिर्फ HTML ही लिखा हुआ है। हम लोग अभी जाके देखेंगे। ठीक है, तो पुराने टाइम में सिर्फ HTML पे बनाता था, फिर लोगों को लगा कि अब उसको कुछ लुक देना चाहिए, डिजाइन देना चाहिए, तो लोग CSS स्टार्ट किया। समय के साथ साथ जावास्क्रिप्ट आया और भी बहुत सारा टूल सब आ गया है। ये तीनों मस्ट है तुम लोगों को सीखना। अब आगे तो तुम्हारा जैसा इंटरेस्ट हो इसमें आगे जाके बढ़ सकते हो। ओके, तो देखते हैं अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये क्या होता है ना, ये फ्रंट एंड पार्ट होता है। ऐसे वेब डेवलपमेंट में तुमको तीन डोमेन आता है तुम्हारा। क्या क्या? एक जिसको बोलते हैं एंड फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट लिख देते हैं, डेवलपमेंट स्पेलिंग सही है। फिर एक आता है बैक एंड डेवलपमेंट, बैक डस एंड शॉर्ट में डेव लिख देना। ठीक है, एक आता है फुल स्टैक, फुल स्टैक। ठीक है, फुल स्टैक डेव। तो फ्रंट एंड क्या है? यही तीन। वेबसाइट तुम्हारा कैसा दिखेगा उसका जो हम लोगों को ये देखने मिलता है, ये जैसे कि तुमको देखने के लिए मिल रहा है ना, ये पूरा का पूरा इसमें HTML होगा, CSS होगा, जावास्क्रिप्ट होगा। खोल के दिखाते हैं, ये जो तुमको पूरा पेज देखने को मिल रहा है इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब कुछ होगा। ये तुम्हारा फ्रंट एंड पार्ट है जो क्लाइंट को दिखेगा, है ना, जो क्लाइंट को दिखेगा ये तुम्हारा फ्रंट एंड पार्ट है। अब बैकएंड हो गया। बैकएंड में तुम्हारा क्या आ जाएगा कि ये देखो, हर एक बार हम रिफ्रेश मार रहे हैं, ये तुम्हारा नया नया टेक्स्ट दे रहा है ना। ये टेक्स्ट दरअसल कहाँ से आ रहा है, ये सब हम लोग बैकएंड में करेंगे। ठीक है, प्लस इसमें अगर मान लो हम लॉगिन करते हैं और मेरा डेटा स्टोर होगा, मेरा क्या स्पीड है, ठीक है, हम कितना टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं, इसमें बहुत सारा लॉगिन करने के बाद तुम्हारा डेटा आएगा, तुम्हारे लिए पर्सनल ये वेब इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। तो वो सारा जो तुम्हारा डेटा सेव रहता है वो डेटाबेस के जरिए उसको कनेक्ट करोगे वेबसाइट को। ठीक है, तो वो सब बैकएंड में आ जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस हुआ या फिर ये सब जो टेक्स्ट जनरेट हो रहा है बार बार, ये सब तुम्हारा बैकएंड वर्क हुआ, ये सब भी करेंगे। ओके, और फुल स्टैक क्या होता है? फुल स्टैक होता है कि तुम फ्रंट एंड और बैक एंड को मिला दो। फ्रंट एंड पार्ट भी संभाल लो, मतलब उसका लुक भी संभाल लो, और डेटाबेस बैक एंड में ही तुम्हारा मेंटेनेंस भी आ जाएगा, इसका बग फिक्सिंग, मेंटेनेंस जो भी होता है वेबसाइट का, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा बैक एंड का पार्ट है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब फ्लो कर रहा है या तुम्हारा या फास्ट चल रहा है वेबसाइट, ये सब तुम्हारा बैक एंड में आता है। ओके, अब यही फ्रंट एंड और बैक एंड को मिला दो तो तुम्हारा हो जाता है फुल स्टैक। ठीक है, बाकी आगे जाके तुमको बहुत सारा सुनने को मिलेगा, मर्न स्टैक, मीन स्टैक, वो सब इसी का पार्ट है ना, वो सब इसी का पार्ट है। मर्न स्टैक वो सब टूल्स के हिसाब से नाम होता है। बेसिकली यही तीन मेन डोमेन है जिसमें तुम लोगों को करियर मिलने वाला है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट। बाकी तुम लोगों को तोड़ मरोड़ कर कितनों पार्ट बना लो, क्या फर्क पड़ता है। रिएक्ट डेवलपर करके भी जॉब आता है, वो सिर्फ रिएक्ट पे। ठीक है, तो ये तीन मेन डोमेन है जो हम लोगों को आगे करना है। ठीक है, अब आगे क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या होगा तो बताए। फ्रंट एंड में तुमको पढ़ना होगा, फ्रंट एंड का ऊपर में लिख दिए हैं HTML CSS और क्या तुम्हारा जावास्क्रिप्ट। बैक एंड में क्या पढ़ोगे तुम? बैक एंड में पढ़ोगे तुम्हारा डेटाबेस हुआ। ठीक है, बैक एंड में पढ़ोगे डेटाबेस के बारे में। ठीक है, और डेटाबेस में क्या क्या आएगा तुम्हारा? बहुत सारा है, PostgreSQL है, कोई भी एक टूल पढ़ लोगे। ठीक है, SQL। अब SQL के लिए SQL लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई भी तुम SQL चुन लेना, PostgreSQL या MySQL सब सेम ही है। ठीक है, अंदर में लैंग्वेज उसका SQL ही होता है, बस वो प्लेटफॉर्म अलग अलग है। ठीक है, MySQL और PostgreSQL प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन लैंग्वेज यही होता है SQL। ठीक है, डेटाबेस ये पढ़ेंगे। एक NoSQL भी आता है,
नो एसक्यूएल भी आता है, ठीक है। तो ये सब डेटाबेस में पढ़ेंगे हम लोग। बेसिकली एसक्यूएल पे काम करेंगे, कुछ कुछ नो एसक्यूएल का देखेंगे, इसका भी देखेंगे कुछ कुछ, जैसा हम लोगों को यूज रहेगा वैसा करेंगे, ठीक है। एपीआईज के बारे में पढ़ेंगे, एपीआई क्या होता है इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली होता है कि तुम्हारा वेबसाइट जो होता है ना, पहले बताते हैं तुमको वेबसाइट के बारे में, कि मेरा जो वेबसाइट बना हुआ है, ठीक है, तो मेरा जो वेबसाइट बना हुआ है, जैसे मान लो इसमें HTML होगा, HTML होगा, CSS होगा, ठीक है, और JS होगा, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इस तीनों से वेबसाइट बना हुआ है, ठीक है। इसको मान लो ये एक सर्वर पे रखा हुआ है, सर्वर एक कंप्यूटर है, ठीक है। सर्वर एक कंप्यूटर है तुम्हारा, जो कहीं पे लोकेटेड है। तुम अपना कंप्यूटर को भी एज ए सर्वर बना के रख सकते हो, लेकिन तुमको 24/7 उसको ऑन रखना पड़ेगा, ताकि लोग जो है तुम्हारा कंप्यूटर पे रिक्वेस्ट भेजे और तुम उसको रिप्लाई कर पाओ। सर्वर क्या होता है ना, एक कंप्यूटर होता है बेसिकली, ठीक है। ये रखा हुआ, तुम लोग इसको परचेज करोगे, ठीक है, इसको परचेज करोगे जब होस्ट करने लगोगे तो सर्वर पे क्या होता है, तुम्हारा फाइल रखा होगा, ये तीनों फाइल तुम्हारा सर्वर पे रखा रहता है, ठीक है। ये तीनों फाइल तुम्हारा लोकेटेड ऑन सर्वर, ऑन सर्वर। ये सबसे अभी मतलब टेंशन में मत लो कि ये सब अभी स्टार्टिंग में ही क्यों बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग बता रहे हैं बस कि आगे जाके क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तुम्हारा फाइल क्या होगा, सर्वर पे लोकेटेड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कोई कंप्यूटर है, ठीक है। ये कंप्यूटर क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमको कुछ देखना है, ठीक है। मान लो यूट्यूब खोलना है, या तुम यूट्यूब का वेबसाइट बनाओ, मान लो तुम ही यूट्यूब का वेबसाइट बनाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यूट्यूब खोलना है, youtube.com, रिक्वेस्ट कैसे भेजता है वो सब देखेंगे। ये सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्स करके एक एक करके पहले HTML दिखाएगा, CSS दिखाएगा, फिर जावास्क्रिप्ट, सब धीरे धीरे लोड होगा, ठीक है। सबसे पहले HTML ही लोड होता है, और ये सब क्या होता है वो सब आगे जाके देखेंगे। तो सर्वर क्या करता है, कंप्यूटर को रिस्पॉन्स करता है, और यहाँ पे youtube.com खुल जाता है तुम्हारे कंप्यूटर पे, ठीक है ना। तो ये एपीआई होता है ना, एपीआई क्या है, यही है कि तुम्हारा कंप्यूटर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करता है ना, कम्युनिकेट करता है। एपीआई कुछ नहीं है, बस तुम इतना समझो कि एपीआई तुम्हारा एक प्रोग्राम है, एपीआई तुम्हारा एक प्रोग्राम है। हम लोग अभी करके देखेंगे, एक दो एग्जांपल भी देख लेंगे इसका, ठीक है। यह देख ही लो ना, एपीआई एक प्रोग्राम है। जैसे मान लो तुम google.com है ना, देखो google.com, इसमें जाके कुछ सर्च करो, जैसे मान लो एलियन सर्च किए, अब यहाँ पे आ गया बहुत सारा एलियन का रिजल्ट। यहाँ पे देखो ये जो तुमको दिख रहा है सर्च, ये जो सर्च है ना, ये सर्च एक एपीआई है, ये गूगल का एपीआई है। इसी एपीआई के मदद से हम लोग क्या करते हैं, इस पेज को पा रहे हैं। तो हम उसमें डाले, इस वाले बॉक्स में डाले अपना कि हमको क्या सर्च करना है, तो एलियन डाले सर्च में। ये क्या किया, ये रिजल्ट को लिया और सर्च एपीआई में जाके दिया। ये मेरा सर्च एपीआई में जाके गूगल को मिला, और गूगल को लगा कि ये कोई चीज सर्च को कॉल करना चाहता है। सर्च एक वहां पे मान लो सर्च नाम का एक फंक्शन मौजूद होगा, ठीक है। तो गूगल समझा कि ये सर्च फंक्शन कॉल करना चाहता है। गूगल के पास बहुत सारा फंक्शन होगा, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा होगा, कौन कौन है हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। एक दो वेबसाइट है जो तुमको ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। एपीआई कॉलिंग पोस्टमैन के जरिए होता है, हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, गूगल के पास मान लो सर्च नाम का एक फंक्शन है, तो ये क्या किया, इस रिजल्ट को हम सर्च में जाके वो डाल देता है। अब सर्च क्या करता है, सर्च हमको सर्च फंक्शन कॉल होता है, और सर्च देखता है कि हमको क्या सर्च करना है, उसको सर्च करके यहाँ पे डिस्प्ले करवाता है। देख लो एक बार फिर से। और इसी को तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो तुम डायरेक्ट इसको कर सकते हो, अगर google.com जैसे लिखते थे, तुम वहां ना जाके डायरेक्ट एपीआई कॉलिंग होता है, बहुत सारा वेबसाइट ये चीज तुमको देगा पीछे, ठीक है। सर्च, और ये लगा के तुम क्या सर्च करना चाहते हो लिख दो, फिर से वही पेज आ जाएगा। सॉरी, क्यों ये रहता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, वो सब देखेंगे। रुको रुको, सर्च
स्पेलिंग मेरा मिस्टेक होगा कहीं ना कहीं। हाँ, सर्च। ठीक है, जैसे मान लो अब हम कुछ और सर्च करना चाहते हैं। क्या सर्च करें भाई? दिस, कुछ भी सर्च कर लो ना, आ जाएगा। ठीक है, तो ये सर्च एपीआई को हम लोग कॉल करते हैं। ओके, तो एपीआई कॉलिंग हम लोग देखेंगे, यही होता है एपीआई। ये एक बेसिकली फंक्शन है, ये एक प्रोग्राम है जो तुम्हारा जिसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे, एपीआई को हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, बस तुम्हारा एक्सेप्ट करता है तुम क्या सर्च करना चाह रहे हो और वो तुमको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये एपीआई उसमें देखेंगे। और यहाँ पे बैकएंड में और भी बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, फिर बैकएंड का बहुत सारा लैंग्वेज होता है, वो तुमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि पीएचपी हुआ, जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर लोग उसको यूज नहीं करता है। पाइथन आजकल बहुत डिमांड में है। ठीक है, पाइथन में एक फ्लास्क नाम का आता है, ये बैकएंड के लिए यूज होता है। ठीक है, जैंगो भी होता है। ठीक है, जैंगो होता है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट से भी बहुत सारा होता है, जैसे नोड जेएस होता है, एक्सप्रेस जेएस होता है। ये सब टूल्स है जो तुमको बैकएंड में मदद करेगा। ठीक है, ये तुम्हारा, और यही दोनों को मिला दो, ये ऊपर में HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बैकएंड का ये सारा टूल्स मिला दो, तो तुम्हारा फुल स्टैक हो गया। ठीक है, इसमें बहुत सारा और भी चीज़ आता है, तुमको बहुत सारा आगे जाके फ्रेमवर्क भी पढ़ना होगा। फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट का, देखो फ्रेमवर्क हम लोग क्यों पढ़ते हैं, फ्रेमवर्क दरअसल होता क्या है तो वो बताते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बहुत चीज़ में काम आता है। जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है ना, जो अभी कहें तो पाइथन के बाद अगर सबसे पावरफुल कोई है तो जावास्क्रिप्ट है। कुछ मायनों में ये पाइथन से भी ज़्यादा पावरफुल है, जैसे गेम डेवलपमेंट में ये पाइथन से भी ज़्यादा पावरफुल है जावास्क्रिप्ट, है ना। कुछ मायने में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पाइथन तो पॉपुलर हो गया तुम्हारा मशीन लर्निंग की वजह से, तो जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट का जो लैंग्वेज है ना, वो ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, लेकिन तुमको हर एक चीज़, एक वेबसाइट बनाने जाओ और जावास्क्रिप्ट में को हर एक कमांड जावास्क्रिप्ट से लिखो, तो कोई कमांड जो तुम्हारा मान लो एक पेज में पूरा का पूरा पेज में लिखा जा रहा है, आजकल क्या करता है ना, फ्रेमवर्क नाम का टूल आने लगा तुम लोगों के पास, जैसे रिएक्ट हो गया, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, जेएस लगा दो इस सब में। ठीक है, ठीक है, और भी बहुत सारा है, व्यू है, व्यू जेएस है, एक्सप्रेस जेएस है। ठीक है, ये दोनों भी काफ़ी पॉपुलर में है। ठीक है, ये बहुत डिमांड में है, फेसबुक बनाया था इसको। ठीक है, तो क्या होता है ना, ये सब क्या करता है ना कि हम लोग जो कोड जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, ये उसको आसान बना देता है। ठीक है, ये उसको आसान बना देता है, मतलब हम लोगों को इतना नहीं लिखना पड़ता है, एक छोटा सा काम के लिए। ठीक है, ये क्या करता है ना, उसको आसान बना देता है, मतलब कोड को ना रीयूजेबल बना देता है। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप्स पढ़ते थे ना, तो उसमें क्या होता है ना, अभी हम लोग पढ़े नहीं है उसको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप्स होता है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं ना, क्लासेस बना के उसको बार बार रीयूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि एक सर्टेन पार्ट ऑफ कोड को तुम लिख दोगे, जैसे मान लो इसका काम है एक बटन क्रिएट करना। ठीक है, सबमिट बटन क्रिएट करना इसका काम है, इस कोड का काम है सबमिट बटन क्रिएट करना। अब तुम जावास्क्रिप्ट में यही चीज तुमको बार बार लिखना होता है, अगर मल्टीपल सबमिट बटन तुम क्रिएट करना चाहो, कॉपी पेस्ट। ठीक है, लेकिन ये सब रिएक्ट क्या करता है, इसको कोई एक टैग बना के सेव कर लेता है। ठीक है, एक तुम टैग बना दो सबमिट नाम का, अब फिर बार बार सिर्फ वो सबमिट लिखो 2-3 बार, तो तुम्हारा क्या होगा, 2 बार बटन क्रिएट हो जाएगा। ये रिएक्ट करता है, तुम सबमिट लिखो 2 बार, तुम्हारा 2 बार हो जाएगा। वही जावास्क्रिप्ट रहता तो तुमको पूरा का पूरा कोड बार बार लिखना पड़ता। तो ये सारा फीचर्स रिएक्ट, नेक्स्ट और भी बहुत सारा, सबका अलग अलग है। ठीक है, एक एंगुलर भी है जो काफी पॉपुलर है। ठीक है, ठीक है, तो
इसी के लिए हम लोग फ्रेमवर्क सीखते हैं ताकि हम लोगों का काम आसान हो जाए, कोड ज़्यादा लेंदी ना लगे, ठीक है। और वाकई में काफ़ी आसान बना देता है, और इवन बहुत मायनों में ये रिस्पॉन्सिव बना देता है। हो सकता है हम लोग जो जावास्क्रिप्ट से कोड लिखे वो स्लोअर हो, रिएक्ट वाला कोड तुम्हारा फास्ट हो जाए, क्योंकि ये बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन फीचर भी प्रोवाइड करता है। तो फ्रेमवर्क हम लोग सीखेंगे, ठीक है, फ्रेमवर्क पे ही काम करेंगे क्योंकि अच्छा है, ठीक है, हम लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक चुन लेंगे, बेसिकली रिएक्ट में मतलब हमको ज़्यादा अच्छा लगता है और यही हम ज़्यादा जानते भी हैं, तो इसी को देखेंगे, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? तो क्या बोले कि ये फ्रेमवर्क हो गया, फिर प्रीवियस तुम्हारा ये सब, तो इतना हम लोग समझो पढ़ने वाले हैं, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। एसक्यूएल में ही तुमको दो चीज आ जाएगा, ठीक है। एक आता है पोस्ट एसक्यूएल, बताएं ये सारा क्या है, टूल्स है, प्लेटफॉर्म एसक्यूएल यूज करने का। एक माई एसक्यूएल होता है, ठीक है, और नो एसक्यूएल तो इसमें भी बहुत सारा आता है, ठीक है, नो एसक्यूएल भी देख लेंगे। ये बेसिकली क्या होता है ना, एसक्यूएल में हम लोग आरडीबीएमएस, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, उसको फॉलो करते हैं, जिसमें डेटा हम लोगों को टेबलर फॉर्म में मिलता है, ठीक है, टेबल्स के फॉर्म में। नो एसक्यूएल में ऐसा नहीं है, वहाँ डेटा रहेगा तुम्हारा सिंपली कैसा भी फॉर्मेट में डेटा हो सकता है वो तुम्हारा डेटा कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो नो एसक्यूएल वैसा है, ये टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होता है, इसका कोई रूल्स नहीं होता है नो एसक्यूएल का। और एसक्यूएल में क्या होता है कि हर एक डेटाबेस एक रूल्स के जरिए कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मेट हम लोग सीखेंगे आज करके, और भी तुम लोग कुछ कुछ सीखोगे, जैसे जेसन लिखना सीखोगे, मार्कअप लैंग्वेज में जैसे ये एचटीएमएल है ना, एचटीएमएल के अलावा और भी बहुत सारा जैसे ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, बताएंगे वो सब क्या होता है। और फिर तुम लोगों को एक सिखा देंगे, एक मार्कडाउन सिखा देंगे, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कडाउन सिखा देंगे, ठीक है, ये हमको आता है। एक तुमको और सिखा देंगे, ये काफ़ी हालांकि उतना पॉपुलर नहीं है लेकिन डेवलपर के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। तो हम लोग हम जो अभी तक सेशन जितना ले रहे थे उसमें जितना भी पीडीएफ क्रिएट किए हैं ना, सब इसी के जरिए किए हैं, और के जरिए, ठीक है। तो हम तुमको और भी लिखना सिखा देंगे, तो बहुत चीज़ कवर करने वाले हैं इसमें, ठीक है, वेब डेवलपमेंट में। और थोड़ा ये लंबा सेशन होने वाला है, काफ़ी लंबा होने वाला है, मेरे ख्याल से 1-2 मंथ से ऊपर ले लेगा, ये ज़्यादा ले लेगा, है ना, 2 मंथ से काफ़ी ज़्यादा ले लेगा, क्योंकि HTML में मान लो 4-5 क्लास जाएगा, तुम्हारा CSS में 3-4 क्लास चला जाएगा, जावास्क्रिप्ट तो काफ़ी क्लासेस लेने वाला है, ये 10 से ऊपर ही लेगा, 10 डेज से ज़्यादा लेगा जावास्क्रिप्ट तुम्हारा, ठीक है। और बाकी ऐसे डीप में जाना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग इसके जरिए, ठीक है। लेकिन हम लोग उतना पढ़ेंगे जिसमें हम लोगों का काम बन जाए, और एक प्रोजेक्ट चुनेंगे, उसको बनाते हुए उस चीज़ को चलेंगे, ठीक है, उस चीज़ पे काम करते हुए चलेंगे, ठीक है। मतलब टारगेट है कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट अच्छा, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे, हेलो। नहीं सर, वही पूछना था प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ देखो, बस प्रोजेक्ट में है क्या कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लेंगे हम लोग, क्या है एक पोर्टफोलियो, ये काफ़ी आसान सा प्रोजेक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि यही एक प्रोजेक्ट रहेगा, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लेंगे। और एक स्कूल के लिए वेबसाइट हम सोच रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। एक स्कूल है, मतलब कोई भी स्कूल का तुम एग्जांपल ले लो, तो अगर वो वेबसाइट बनाना चाहे ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी लार्ज प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट पे काम करें, और हम क्या करेंगे ना, उसको गिटहब पे डाल देंगे, ठीक है। तुमको गिटहब तो बताएं हैं, 2 क्लासेस मौजूद होगा तुम लोगों को यूट्यूब पे, ठीक है, वो भी तुम्हारा बैकएंड में आता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं गिट वर्जन कंट्रोल जिसको बोलते हैं, वर्जन, ये भी तुम्हारा बैकएंड में आ जाता है। ये ऐसा चीज है ना कि ऐसा नहीं है कि ये बैकएंड में आता है, ठीक है, ये हर एक जगह यूज है वर्जन कंट्रोल, इसलिए हम तुमको 2 क्लासेस पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। और इसको डीप में देखेंगे, इसको खत्म करते करते, अब बोले हैं तुमको बीच बीच में हम लिनक्स भी करेंगे, ओके। तो क्या है ना कि इसको भी देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सारा प्रोजेक्ट को, होमवर्क भी हम बताए थे कि ऐसे ही करेंगे, सारा प्रोजेक्ट को ना गिट पे अपलोड कर देंगे,
तो ऐसा होगा क्या कि उसी गिट को मॉडिफाई करके, उसी कोड को मॉडिफाई कर करके तुम लोग आगे जाके काम करते रहोगे। मतलब कोई आदमी सेम कोड को मॉडिफाई करके अपने वर्जन को क्रिएट करेगा, कोई अपना वर्जन क्रिएट करेगा, एक वर्जन जो है जो हम बनाएंगे, ठीक है। तो सब लोग उस सेम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और जिसका उस सब में से अच्छा रहा, ठीक है, उसमें गिट में होता है एक मर्ज रिक्वेस्ट भेजना। तो तुम लोग क्या करोगे, कुछ नया बनाओगे तो मर्ज रिक्वेस्ट सेंड करोगे। ये जैसे मेरा मान लो मेन रिपो है, ठीक है, ये मेन प्रोजेक्ट है। तो तुम लोग जैसे मल्टीपल आदमी उसको क्या करता है, क्लोन करके सब अलग अलग अपना अपना काम कर रहा है। तो तुम लोग अपना अपना अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते रहोगे, मतलब उसमें कुछ नया नया फीचर ऐड करते रहोगे सीख के। तो तुम लोग हमको एक रिक्वेस्ट भेजना कि सर मेरा फीचर अच्छा है, ठीक है, इसमें ऑप्शन रहता है भेजने का। आप इसको मेन वेबसाइट में डाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको अच्छा लगा, वो चीज़ यूनिक लगा, मतलब अच्छा लगा, डालने लायक लगा, तो हम क्या करेंगे, उसका इसमें डाल देंगे। और ये जो वेबसाइट बनेगा, ठीक है, ये जो वेबसाइट बनेगा, ठीक है, इसको बाद में हम लोग होस्ट कर देंगे। होस्टिंग भी तुम्हारा ये बैकएंड में आता है, ठीक है, जो कि लिखे नहीं है, धीरे धीरे होस्टिंग भी तुम्हारा एक बैकएंड में आता है। होस्टिंग क्या होता है कि जो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, जो तुमको बताया ना कि वेबसाइट तुम्हारा सर्वर पे लोकेटेड होता है, तो होस्ट करके ही हम लोग इसको सर्वर पे डाल देंगे ताकि बाकी लोग इसको एक्सेस कर पाए, है ना। मेरे कंप्यूटर में रहेगा तो सिर्फ हम एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन इसको होस्ट करेंगे तो बाकी लोग इसको एक्सेस कर पाएगा। इसका बहुत सारा टूल आता है, जैसे फ्री में तुम अगर होस्ट करना चाहो, नेटलीफाई है, ठीक है, और एक हीरोकू या हायरोकू करके कुछ एक वेबसाइट है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा मे बी मेरा, हायरोकू रूकू ऐसे करके कुछ है, ठीक है, या HY है, आई डोंट नो, ठीक है, सर्च ही कर लेते हैं ना, HI, एक सेकेंड, रोकू है क्या, ये है सर, हाँ यही है, हीरो, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा वो क्या करता है, वेब होस्टिंग देता है, मतलब तुम अपना वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। गूगल ड्राइव पे भी कर सकते हो, अमेजन का AWS पे भी कर सकते हो। अमेजन भी एक AWS निकाला है, ठीक है, जो कि लगभग आई थिंक 50 GB स्टोरेज तुम लोग को प्रोवाइड करता है। एक फ्री वाले अकाउंट में क्या होता है ना कि हम लोगों के पास लिमिटेड स्टोरेज है, ठीक है, लिमिटेड स्टोरेज है। फ्री वाले अकाउंट में हम लोगों के पास ज़्यादा नहीं देता है, 40 से 50 GB देता है। मतलब तुम्हारा वेबसाइट में जितना भी फाइल साइज है वो अगर 40-50 GB से क्रॉस कर रहा है तो तुमको उसका प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना कि जितना ज़्यादा तुम लोगों के पास स्टोरेज रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सर्वर जितना तुम्हारा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम देखे होगे गवर्नमेंट साइट्स जो भी हैं, जैसे SSCR वाला देखा है, या फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है हम लोगों का AKU का, AKU जो था पहले, पता नहीं अभी भी होगा ही, अभी हटाए नहीं है। तो देखा है रिजल्ट जब भी रिलीज होता था उसको एक्सेस करने जाते थे, वो हैंग ही रहता था, खुलता ही नहीं था, सर्वर टाइम आउट या अदर अदर एरर आने लगता है। तो जितना ज़्यादा स्टोरेज हो, ठीक है, और API कॉलिंग भी वो लोग प्रोवाइड करवाता है कि आप फ्री वाले अकाउंट में, जो हम लोग API जब लेंगे तो फ्री वाले अकाउंट में रहता है कि लिमिटेड आप इतना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इतने टाइम में, ठीक है। तो जैसा तुम इन्वेस्टमेंट करोगे वैसा तुमको फीचर्स मिलेगा, है ना। तो हम लोग तत्काल फ्री वाले से काम चलाएंगे और फ्री से काफ़ी दिनों तुम्हारा काम चल जाएगा। 50 GB बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है अगर तुम AWS से करना चाहते हो। तो नेटलीफाई भी अराउंड 50 या 100 देता है, तो सबका अलग अलग है, वो सब तुम जब हम लोग वेबसाइट पे करने लगेंगे तो देखेंगे, ओके। तो अब ऐसा नहीं है तुम सोचोगे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल उतना क्या ही जगह लेगा, तो ऐसा नहीं है। वेबसाइट में एनिमेटेड वीडियोस होता है, जिप होता है, तुम्हारा इमेजेस होता है, तो वो सब जगह ले लेता है ना, तो वो सब जगह लेता है, इसीलिए वो जल्दी भर जाता है। हम लोगों को लगता है कि नहीं 50 GB बहुत है, पर वो जल्दी भर जाता है। और जितना यूजर उसको एक्सेस करेगा डेटा तुम्हारा उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर मान लो डेटाबेस बना लिए हो हर एक यूजर के लिए, तो यूजर जो भी करते रहेगा तुम्हारे वेबसाइट पे उसके लिए पर्सनल डेटा स्टोर करोगे तो डेटा ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा। पर हम लोगों को अभी उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और भी देखो तुम्हारा होस्टिंग वेबसाइट है, दिखाते हैं अब तुमको। जो जो बताए हैं उसका हम तुमको एग्जाम्पल्स कुछ दे देते हैं, है ना। नेटलीफाई है। इफ इन केस अभी तुम लोग अगर कोई सीख रहा है ना,
जैसे हो सकता है तुम लोग अलग से भी पढ़ ही रहे होगे, ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए तुम लोगों को, ऐसा नहीं है कि हम पे डिपेंडेंट रहना है ना। तुम लोगों को अदर रिसोर्सेज पे भी एक्सेस करना है, ठीक है, उसको सीखना है, जैसे भी हो तुमको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। मेरा काम है क्या कि हम तुमको गाइड करेंगे, ठीक है, बाकी मेहनत तुम लोगों को करना होगा, ठीक है। तो नेटलीफाई पे जाके करोगे, ये भी तुम्हारा होस्टिंग है, ठीक है, यहाँ पे जाके होस्ट कर सकते हो, फ्री प्रोवाइड करवाता है। और तुमको एक बताए थे अभी कुछ देर पहले, ठीक है, एक इंजन के बारे में बता रहे थे कि तुम देख सकते हो उससे बहुत सारा हम तुमको वेबसाइट का रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे, लिंक प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, जिससे तुमको बहुत यूनिक यूनिक चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या नाम था उसका, नाम हम भूल रहे हैं, तो जिसमें क्या होता है ना, ऐसे archive.org का है वो, ठीक है। तो इसी पे है एक इंटरनेट आर्किव, हाँ, वेबैक मशीन, तुम लोग शायद इसका नाम सुने होंगे, ठीक है, वेबैक मशीन। तो इस पे जाके अगर तुम अपना कोई वेबसाइट देते हो ना, तो वो क्या करता है ना, उसके पुराने वर्जन में लेके जाता है। जब तुमको बताए थे कि सिर्फ HTML से भी वेबसाइट बन सकता है, ठीक है, जैसे देखो google.com हम लिखते हैं ना, तो देखो ये तुमको दिखाएगा google.com, ये देखो उसका एक्टिविटी दिखा रहा है ना, दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन, ये देखो उसका एक्टिविटी दिखा रहा है कि वेबसाइट देखो चल रहा है, अभी 2023 है, 2023 में हर एक दिन वो क्या करता है ना, अपना एक एक्टिविटी ये वेबैक मशीन में स्टोर होता है उसका एक्टिविटी, ठीक है। अब कैसे आता है ये हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, तुम उसका स्नैपशॉट देख सकते हो कि अभी वेबसाइट तुमको कैसा देखने को मिलेगा। अभी देखो तुम इस पे जाके देखो, इस पे जाके देखो, कोई एक स्नैपशॉट पे हम क्लिक किए, ऐसा करते हैं, इसको दूसरे पेज में खोल लेते हैं, है ना, देखो अभी वेबसाइट तुम्हारा ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा साफ होगा तो तुमको पता चल जाएगा। अभी तुम्हारा वेबसाइट ऐसा दिख रहा है, ऑब्वियसली ऐसा ही दिखता है हम लोगों को, ठीक है, google.com अभी, है ना। अब वही तुम एकदम पुराने समय में चले जाओ, जब google.com स्टार्टिंग में आया था, वो अगर देखना चाहो कि कैसा दिखता है तो वो सब भी देख सकते हो। जैसे देखो 1998, इससे पहले तो नहीं दिख रहा है हम लोगों को, देखो 2 दिसंबर नवंबर में भी है, 11 नवंबर को एक स्नैपशॉट लिया गया था, आई थिंक इसी टाइम में वो अपलोड हुआ होगा, या वेबैक मशीन पे इससे पुराना हिस्ट्री नहीं है, तुम मान सकते हो कि ये टाइम तुम्हारा बेसिक है। हालांकि जहाँ तक हम सुने हैं कि वेबैक मशीन के पास अधिकतर वेबसाइट का डेटा मौजूद है, ठीक है, वो पुराने समय में कैसा दिखता था। ये गूगल सर्च इंजन प्रोटोटाइप, बस यही 2-3 लाइन लिखा हुआ है इसमें, सिर्फ 2-3 लाइन लिखा हुआ है। 1 महीना बाद का जाके देखते हैं कैसा है। बहुत सारा टूल्स तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है, तुमको दिखाएंगे हम काफ़ी सारा टूल। चलो इस टाइम तक में तो आई थिंक बन ही गया होगा, 1 साल हो गया है। तुम इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो ऑब्वियसली, देखो गूगल ऐसा हो गया है इस टाइम तक, है ना। तो ऐसा नहीं है कोई वेबसाइट बनाता है तो स्टार्टिंग में ही तुम लोग भी ये मत सोचना कि मेरा वेबसाइट बहुत अच्छा कूल दिखेगा तभी हम उसको अपलोड करेंगे, तुम उसको अपलोड कर दो, ठीक है। गूगल ये सोचता कि आज जैसा उसका वेबसाइट है वैसा उसका दिखे, हालांकि उस टाइम के लोग ऐसा सोच नहीं सकते थे, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुका है ना, तो थिंकिंग भी टाइम टू टाइम अडेप्ट करता है। तो गूगल अगर ऐसा सोचता है कि मेरा वेबसाइट बहुत कूल दिखता है तब जाके हम अपना सर्च इंजन या ये वेबसाइट जो तुमको दिख रहा है ये अपलोड करेंगे, तो आज वो इतना आगे नहीं रहता। वो स्टार्टिंग में जैसा देखो, स्टार्टिंग में वो क्या किया था, बस 3 लाइन लिखा हुआ था, सिर्फ HTML, सिर्फ 3 लाइन HTML था। इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्या, इसका कोड इंस्पेक्ट कर हम लोग कर सकते हैं, हाँ, इसको इंस्पेक्ट भी करके देख सकते हो तुम। यहाँ से इस पे क्या करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, देख सकते हो कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। देखो उसका ऐसा दिखता था वेबसाइट। ये डेवलपर टूल देता है इंस्पेक्ट करना, इससे क्या होता है ना, कोई भी वेबसाइट होता है ना तो दिखाते हैं, ये तुम्हारा समझ लो ना एक तरह से काफ़ी फायदेमंद चीज़ है ये डेवलपर ऑप्शन, ठीक है, इंस्पेक्ट करना। देखो इससे क्या होता है कि तुम वेबसाइट का कोड देख सकते हो, मान लो तुमको नहीं आ रहा है वेबसाइट बनाना, तुम यहाँ से गाइडेंस ले सकते हो। तुम चाह रहे हो अगर ऐसा कुछ डिजाइन करना जो यहाँ तुमको दिख रहा है, ठीक है,
ये जो लेफ्ट साइड में तुमको दिख रहा है, तुम चाह रहे हो ऐसा कुछ डिजाइन करना, तो तुम यहाँ से हेल्प ले सकते हो। देखो एक डिप बनाया, उसके अंदर ये किया, जो भी है, ठीक है। अब तुम इसका मेन कोड भी देख सकते हो, आई थिंक वो सोर्सेस में होना चाहिए, ठीक है। तो समझो ना, पूरा वेबसाइट का कोड तुम्हारे पास रखा हुआ है। इसका डेटा में जाओगे ना, डेटाबेस में तुमको सारा का सारा कोड मिल जाएगा। अ, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रखा हुआ रहता है, ठीक है। एक्चुअली अभी मिल नहीं रहा है हमको, लेकिन इसमें ढूंढोगे ना तो तुमको कहीं ना कहीं वो सारा का सारा फाइल मिल जाएगा। इवन अलग से तुमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब मिल जाएगा। हालांकि इसमें तो कुछ है ही नहीं इस वेबसाइट में, इसीलिए तुमको नहीं मिल रहा है। कोई बड़ा वेबसाइट पे जाओगे ना जिसमें बहुत सारा फाइल रहता है, तो देखो यहाँ पे सारा का सारा इवन रिसोर्सेज मिल जाता है। वो जो फ़ॉन्ट यूज कर रहा है, देखो जो जो चीज़ यूज कर रहा है, फ़ॉन्ट ऑसम, ये सब फ़ॉन्ट कौन सा यूज कर रहा है, सब कुछ मिल जाता है तुमको। तो अगर मान लो तुमको कुछ ऐसा डालना है, तुम यहाँ से भी जाके कॉपी कर सकते हो। हेल्प लेने का बात है, तुम कहीं से भी ले सकते हो। ये देखो इमेजेस आ गया, तुम इसको कॉपी कर सकते हो, सेव कर सकते हो, है ना। तो इंस्पेक्ट मोड में जाके तुम एक वेबसाइट का हर एक पहलू देख सकते हो कि वो कैसा है, क्या चीज़ यूज किया गया है, उसमें कौन कौन सा CSS लगाया गया है। एलिमेंट में जाके देखो, तो हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा CSS लगाया गया है। जैसे मान लो इस पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से तुम विजिट कर सकते हो, ये पूरा पेज हो गया। एक सेकेंड थोड़ा देखना, मतलब ऐसे ऐसे करके तुम देख सकते हो कि कौन वेबसाइट में क्या लगाया हुआ है। और हर एक का CSS भी तुमको दिया हुआ है। जब HTML CSS तुमको मिला ही है, फिर क्या दिक्कत है तुमको बनाने में। बहुत आसान है वेब डेवलपमेंट, है ना। गूगल को अपना दोस्त समझो, हम यही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि गूगल करना बुरी बात है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमको अच्छा गूगल करना नहीं आता है तो तुम अच्छा डेवलपर नहीं बन सकते, कोडर नहीं बन सकते हो। गूगल को इसलिए अपना दोस्त समझो। कुछ भी नहीं आता है, गूगल करो, ठीक है। ऐसा नहीं है बार बार तुमको कॉपी पेस्ट पे डिपेंड रहना है, लेकिन हाँ, अगर तुम कॉपी पेस्ट करके सीख रहे हो, मतलब उस चीज़ को सीख रहे हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो सीखना है, हेल्प लेना है। मान लो हमको ऐसा कुछ बनाना होता है, ऐसा बनाना होता, हमको नहीं आ रहा है, तो इस वेबसाइट पे बना हुआ है, हम यहाँ जाके इंस्पेक्ट करके इस पे देखो, अब यहाँ पे आ गया, देखो ये क्या चीज़ यूज किया है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा CSS लगा हुआ है, वो सारा कुछ हम देख सकते हैं, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और सीख सकते हैं, और अपने वेबसाइट में इस चीज़ को बना सकते हैं। तो इतना सारा हेल्प मौजूद है, ठीक है। तुम चाहो तो पूरा पूरा वेबसाइट का नकल उतार दो, भले ही तुम बैकएंड नहीं कर पाओगे क्योंकि बैकएंड डेटा यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। यहाँ पे फ्रंट एंड जितना भी है वो तो कर सकते हो। फ्रंट एंड डेवलपर बनना बहुत ही आसान है ना। तो ये सारा क्या बोले रिसोर्सेस है जिससे तुम हेल्प ले सकते हो, है ना। तो और हम तो हैं, ठीक है। तुम हमसे भी पूछ सकते हो, हम बताएंगे, बनाएंगे। और क्या ही कहें, तुम लोगों को अभी तक में कोई डाउट है? हालांकि आज का क्लास बोरिंग लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच बीच में ये सब भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि देखो लोगों को होता है ना कि वो पढ़ते तो हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता कि हेल्प आखिर कहाँ से लेना है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कभी ना कहीं तुम लोग क्या होगा ना, स्टक हो जाओगे। एक पॉइंट में आने के बाद तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आगे करें क्या। तो अगर तुमको ये पता है कि तुम हेल्प कैसे ले सकते हो, तुम कहीं रुकोगे ही नहीं, तुम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है ना। तो अगर कोई डाउट है तो पूछो अभी तक में, और कुछ नया या कुछ हम ऐसा मिस कर दिए हैं जो तुमको लगता है कि इसमें और बताना चाहिए, तो तुम वो भी सजेस्ट करो, हम वो भी करेंगे। ओके, ऑब्वियसली जैसे देखो ये पॉइंट हमको बाद में याद आया, और जानते ही हो कि ये फर्स्ट टाइम है जो हम वेब डेवलपमेंट का कोर्सेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मिस करेंगे ही। लेकिन जब भी जिस वक्त हमको याद आ जाएगा हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ही मिस कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम HTML छोड़ के CSS बताना शुरू कर देंगे। इतना ब्लंडर मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग कल नहीं तो नेक्स्ट डे अल्टरनेट डेज पे ही क्लास ले रहे हैं, ठीक है। जैसा होगा हम तुम लोगों को मैसेज भी करेंगे। HTML स्टार्ट कर देंगे, HTML को स्टार्ट कर देंगे, और उसमें बताएंगे कि HTML आखिर होता क्या है, उसको कैसे करेंगे। और तुम लोगों को कुछ वेबसाइट भी दिखाएंगे जो आज भी सिर्फ HTML के मदद से बना हुआ है।
बहुत लोग बनाए थे और आज भी वही वेबसाइट चल रहा है जो सिर्फ HTML का यूज किया गया है उसमें। कोई CSS नहीं है, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है ना। और हम लोग बना भी लेंगे एक वैसा। तो कोई डाउट है तो पूछो। और 1 घंटा होने वाला है तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। डाउट है तो कुछ पूछो, देख लेते हैं हम एक बार। स्क्रीन शेयर हो भी रहा था कि नहीं? हाँ, विजुअल था। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। सर नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स कैसे बनाएं? देखो, नोट्स बनाने के लिए अगर तुम लोगों को कोई टूल्स का मदद चाहिए तो हम तुमको बताते हैं, एक दो टूल्स हैं। अगर तुम नोटबुक पे लिखना चाहते हो तो ठीक है, हम तो कहेंगे क्या कि सच बताए तो तुमको जैसा भी अच्छा लगता है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को लिखना ज़्यादा पसंद हो तो तुम लिख सकते हो, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि तुम कंप्यूटर से दूर मत रहो, है ना। यही तुम्हारा फ्रेंड है। अगर नोट्स भी बनाना है तो तुम डिजिटल नोट्स बनाओ, ओके। अगर ऑब्वियसली तुम लोगों के पास ये टैबलेट का मतलब फीचर्स नहीं होगा, सबके पास नहीं होता है कि तुम टैबलेट पे लिखो, ऐसे लिख लो वहाँ पे। हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारा ऐप आता है जो नोट्स बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। जैसे एक दो आता है, वो दिखाते हैं, चेरी ट्री और कीप नोट्स। ये सब लिनक्स पे काफ़ी पॉपुलर है नोट्स बनाने के लिए। चेरी ट्री, आई थिंक, अरे यार ये तो चेरी ट्री आ जाएगा ना, सॉरी। नोट टेकिंग ऐप लिखेंगे ना तब आ जाएगा, नोट टेकिंग ऐप। तो देखो, तो बहुत सारा ऐप तुमको मिलेगा, ठीक है, जो नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और तुम्हारा वन नोट तो है ही, ठीक है। वन नोट है, ये भी काफ़ी इवन फ्री है हम लोगों के लिए, तो क्या दिक्कत है। वन नोट में भी जाके नोट्स बना सकते हो। यहाँ भी तुम हैंड रिटन डाल सकते हो, मान लो कॉपी में किया है। और इससे क्या होगा ना, बेनिफिट तुम्हारा डिजिटल एक तरह से अच्छा रहता है। तुम इसको पोर्टेबल कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। सबके हाथ में फ़ोन रहता है, तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा पढ़ने का इच्छा है तो ऑब्वियसली फ़ोन डिस्ट्रैक्टिव चीज़ है, लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो डिजिटल नोट काफ़ी हेल्पफुल होगा। और नोट्स हम लोग जितना भी चीज़ करेंगे ना, ये सारा जो भी लिख रहे हैं हम, ये सारा कहाँ गया, जो भी लिख रहे हैं ये सारा का सारा चीज़ तुम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारा का सारा चीज़ तुम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। हम जितना भी रिसोर्सेज बना रहे हैं, मतलब जितना भी कोड कर रहे हैं, तुमको देखो जरा, तुम लोगों को बार बार बता रहे हैं, हम गिटहब पे जाके सारा का सारा कोड सब कुछ अपलोड कर दे रहा है। जैसे देखो, लास्ट डे 19 या 17 है, तो ठीक है। लास्ट देखो, यहाँ पे हम PDF भी अपलोड कर दे रहे हैं, मतलब जो भी लिखते हैं या करते हैं उसको अपलोड कर देते हैं, सारा कोड अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो बनाएंगे ना हम, जो लिखेंगे उसको भी अपलोड करेंगे इस पे। इसमें जितना भी लिख रहे हैं हम सारा का सारा अपलोड कर देंगे इस पे, ठीक है। तो तुम वैसे भी देख सकते हो। तो हम तो करेंगे ही अपने तरफ से नोट, लेकिन जैसे देखो ये अपलोड किए हुए ना, है ना। तो ये सारा का सारा तुमको गिटहब पे मिल जाएगा। ये जितना भी सीरीज चल रहा है, ठीक है, हम सारा कोड इस पे डाल रहे हैं। तो तुम, और लिंक है ग्रुप में, है इस सब का लिंक डाला हुआ, ठीक है। हम आज फिर से डाल देंगे। तुम यहाँ जाके सारा दिन का कोड देख सकते हो, PDF देख सकते हो, जो भी यहाँ पे मिलेगा। कुछ कुछ दिन का PDF नहीं होगा ऑब्वियसली, हमको याद है, ठीक है, या होगा भी तो बोले ना। कुछ कुछ दिन जैसे हम इसका टैबलेट का यूज नहीं किया तो PDF नहीं बनाए, लेकिन कोड अगर हम कोई ID या चीज में लिखे हैं तो वो सारा का सारा अपलोडेड है इस पर, ओके। तो सारा कुछ हम यहाँ देंगे। और तुम लोगों को अगर पर्सनल नोट्स बनाना है, बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पर्सनल नोट्स क्या होता है ना, पर्सनल होना चाहिए। किसी दूसरे का नोट्स पढ़ोगे तो तुम लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा। तुम लोग नोट्स बनाओ, लेकिन हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। नोट्स कम बनाओ, हम, मेरा ये मानना है, हम अभी तक यही किए हैं, ठीक है। मेरा ये सजेशन रहता है जनरली कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तुम लोग 4 साल के लिए कॉलेज में आओ, तुम लोगों को 4 साल नहीं लगाना है। सेकेंड ईयर के बाद तुम लोगों को इंटर्नशिप के लिए देखना है, ठीक है। सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप भरना शुरू कर दो। थर्ड ईयर में आने के बाद बहुत सारा जॉब वाला भी थर्ड ईयर स्टूडेंट को लेता है, ठीक है। फोर्थ ईयर के बाद तो जॉब मिलता ही नहीं है। फोर्थ ईयर के बाद फिल करने लगो ना तो जॉब मिलेगा ही नहीं तुमको, तुम लोगों को रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा। वो प्रेफरेंस देता है थर्ड ईयर वाले को। तो अगर
ऐसा लंबा प्रोसेस रखोगे कि हमको नोट्स बनाना है, तो ये सब थोड़ा टाइम टेकिंग है। तुम क्या करो ना, कोड ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। जितना ज़्यादा कोड लिखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नोट भूल जाओ, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा नोट्स रहेगा, ठीक है। कोड लिखो और सारा कोड को अपना गिटहब पे रखो। इसीलिए हम स्टार्टिंग में गिटहब बताए थे कि जितना भी कुछ करो ना, जो भी चीज़ बनाओ, सब कुछ को गिटहब पे डाल दो। हम जो भी चीज़ लिखते हैं ना, सब कुछ को गिटहब पे डाल देते हैं, ताकि कभी इफ इन केस भूल गए, कुछ हो गया, तो सब कुछ इस पे रहेगा रखा हुआ। सब कुछ यहाँ पे रहता है, तो हम जाके यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, उसको वापस से यहाँ से अपने एथी में डाल देते हैं। इंटर्नशिप के लिए कैसे फॉर्म फिल करते हैं उसके बारे में कुछ बताना है, ठीक है। देखो इंटर्नशिप के लिए तो देखो बहुत सारा वेबसाइट है जॉब वाला, ठीक है, वो सब इंटर्नशिप के लिए देते रहता है। ऐसे तुम लोगों को कोई, जैसे देखो अब इंस्टा चलाते हो, है ना, या और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म तुम लोग यूज करते ही होगे। इंस्टा एक अकेला नहीं है, लेकिन इंस्टा भी काफ़ी अच्छा माध्यम बन चुका है। वहाँ पे बहुत सारा जॉब पोर्टल होता है, ठीक है, या यूट्यूब पे कोई एक जॉब वाला पोर्टल उसको कर लो, या naukri.com, या फिर बहुत सारा वेबसाइट भी होता है, ठीक है। मतलब बता रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो तुमको इन्फॉर्मेशन भेजते रहेगा, ठीक है, कि आज इस चीज़ का हायरिंग आया है, उस चीज़ का हायरिंग आया है, तो तुम लोग अप्लाई करते रहो, ठीक है। इंटर्नशिप भी बहुत सारा मिलेगा। अगर तुम लोग स्टार्टअप कंपनी में जॉब चाहते हो ना अभी, इंटर्नशिप, तो हम एक ऐप सजेस्ट करेंगे। वेबसाइट नहीं है उसका, लेकिन एंड्रॉयड ऐप है, हायरेक्ट नाम का है, HIRECT, प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। उस पे जाओगे तो तुमको इंटर्नशिप मिलेगा, पेड अनपेड, ठीक है, उस पे इंटर्नशिप मिल जाएगा, और उसमें डायरेक्ट HR से बात कर सकते हो तुम। और लिंक्डइन पे भी मौजूद रहता है ये फीचर रहता है कि तुम डायरेक्ट किसी कंपनी का HR से बात कर सकते हो, ठीक है। उसको मैसेज करो, उसको बताओ कि हम इंटर्नशिप देना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई है पोस्ट खाली तो आप ले सकते हैं मेरा इंटरव्यू वगैरह, तो सब मैसेज करो, है ना। ऐसे हायरेक्ट ज़्यादा आसान है, तुम ट्राई करो। सॉरी, लेकिन हायरेक्ट पे है ना कि तुमको सारा फेमस कंपनी नहीं आएगा, जो स्टार्टअप कंपनी है ना अभी, वही सब रहता है। तो इसलिए हायरेक्ट पे भी कर सकते हो तुम, ठीक है। और भी बहुत सारा वेबसाइट है। एक ऐप है, फाउंडिट नाम था पहले, अभी पता नहीं क्या आ गया, उसका नाम चेंज कर दिया है। अभी फाउंडिट है, पहले मॉन्स्टर था, ठीक है। तो बहुत सारा है जो तुमको ऐसा मिल जाएगा, हम भेज देंगे किसी दिन, ठीक है, भेज देंगे। हम थोड़ा सा इस पे रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है, तो खुद भेज देंगे। ऐसे लिंक्डइन बेस्ट मीडियम है, अब भी जाओ लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, जितना जल्दी बना लोगे वो अच्छा रहेगा। लिंक्डइन बेस्ट है। लिंक्डइन पे मैसेज करते रहो, कनेक्शंस बढ़ाओ, और HR को मैसेज करो अगर इंटर्नशिप के लिए रेडी हो तो, ठीक है। इंटर्नशिप के लिए रेडी हो तो लिंक्डइन पे कर सकते हो। सेकेंड ईयर में लिंक्डइन पे करना वो नहीं रहेगा, मतलब आइडियल नहीं है, ठीक है, वो सब थर्ड ईयर वालों के लिए है, ठीक है। तुम करो ऐसे, सेकेंड ईयर के लिए कुछ कुछ ही निकलता है, कुछ कुछ ही निकलता है। हाँ, क्या हुआ? हेलो। देखो तो क्या होता है ना कि तुम देखते रहना कि इंटर्नशिप के लिए कौन सा आता है। तो जैसे हम अपने टाइम में देखे थे कि गूगल का हम लोग सेकेंड ईयर में भरते थे, थर्ड ईयर में जाके वो कॉल करता था, ठीक है। तो वो ऐसा होता है कि हाँ, तो थर्ड ईयर में अब तुम भर सकते हो, है ना। थर्ड ईयर में अब तुम लिंक्डइन का यूज कर सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में तुम लोगों को जॉब लेने का टेंशन नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, हर्ष। अभी जॉब का टेंशन नहीं, अभी स्किल बनाओ, है ना। जितना भी चीज सकते हो उसको सीखो, जितना भी चीज अभी सीख सकते हो उसको सीखो। ऐसा नहीं है एक ही चीज, हम तो ये कहेंगे ना कि तुम लोग अभी जैसे सी सीखे, C++ तो बेसिक था, सबको सीखना है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट ट्राई करो, फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्राई करो, फिर गेम डेवलपमेंट ट्राई करो, ठीक है। हर एक डेवलपमेंट फील्ड में जाओ, ठीक है। हम फर्स्ट से सेकेंड ईयर तक यही किए थे, सारा कुछ ट्राई कर लिए थे, हर एक फील्ड में हमको नॉलेज है। लेकिन हम दो चीज़ को मेन रखे हैं, ऑब्वियसली वेब को मेन रखे हैं, और डिजाइनिंग फील्ड में हम चले गए हैं। मेरा मेन है कि हम डिजाइनिंग करते हैं, थोड़ा सा आर्ट फील्ड में ज़्यादा है मेरा, तो हम वही करते हैं। और गेम वाले फील्ड में तो हम वही ज़्यादातर करते हैं। पर हाँ, C++ मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि हम DSA और CP करते हैं, तो इसलिए C++ तुम लोगों को पढ़ा है। वेब डेवलपमेंट भी मेरा बहुत अच्छा है, तो वो भी हम पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। और लिनक्स मेरा बहुत अच्छा है।
ये सब है जो जो मेरा बेस्ट है ना, वो हम तुम लोगों को अच्छे से बताएंगे। तो वही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को, है ना। बीच में गैप हुआ ही था, तुम लोगों को पता ही है, काफ़ी 1 मंथ तक हम लोग गैप ले लिए थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन अब कंटिन्यू होगा। अब हम आ गए हैं, गांव में नेटवर्क नहीं मिलता है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में हर टेंशन मत लो, ठीक है, सब कुछ सीख जाओ। लैंग्वेज जितना भी है ना, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज का लिस्ट बनाओ, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सब, ठीक है। सब कुछ का लिस्ट बनाओ और क्या करो ना, हर एक को देख लो, हर एक को सीख जाओ। ऐसा अब तुम कहोगे कि हर एक को मास्टर तो नहीं कर पाएंगे ना, मास्टर करना ही नहीं है तुम लोगों को, हर एक को सीख जाओ। ऐसा कर लो ना कि आगे जाके तुमको कभी जैसे होता है ना, किसी भी पोस्ट का जब निकलता है ना कि आज इसका हायरिंग है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, उसको 1 से 2 दिन देते हैं और हम मेरा जावा रेडी हो जाता है, 1 से 2 दिन देते हैं मेरा गोलैंग रेडी हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है ना कि हम पहले ही सबका फंडामेंटल सीख चुके हैं, और किसी एक लैंग्वेज को तुम परफेक्ट कर लेते हो ना, तो दूसरा लैंग्वेज को लिखने में टाइम नहीं लगता है, बहुत आसान हो जाता है। तो किसी एक लैंग्वेज को तुम परफेक्ट कर लो, फिर जितना भी लैंग्वेज है उसमें कैसे लिखते हैं कोड, बस वो जान जाओ। ये सब तुम लोगों को बताएंगे, हम ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे तुम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सब लैंग्वेज सिमिलर ही है बस, और सबका कॉन्सेप्ट अलग है। वेब डेवलपमेंट अलग चीज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में तुम जितना हो सके सारा लैंग्वेज सीख जाओ, सारा सीख जाओ, और उसके बाद वेब डेवलपमेंट भी फर्स्ट ईयर में ही कर लो, सेकेंड ईयर के लिए ये सब चीज़ नहीं है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट भी फर्स्ट ईयर में कर लो और डीएसए स्टार्ट कर दो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो और कोई किसी को डाउट, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड कर देंगे इसको, है ना। तो वही गिटहब हम 1-2 दिन HTML लेने के बाद गिटहब फिर से रिव्यू करेंगे, ओके। जिन लोगों का छूट गया है गिटहब वाले क्लास को करना, ऐसे यूट्यूब पे है ही, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। और हम लोग गिटहब फिर से करेंगे, बेसिक बता देंगे, और उसके बाद ठीक है कंटिन्यू रहेंगे। मिड सेम के बाद से ज्वाइन हुए, ठीक है। देखो क्लासेस अब तो सुन रहे हैं क्या कि बिहार इंजीनियरिंग में जितना भी कॉलेज है, क्या हो गया कि कंपलसरी हो गया क्लासेस करना। हम लोगों के टाइम में तो ऐसा नहीं था, है ना। तो क्लासेस तो अब तुम लोगों को करना ही पड़ेगा, और याद से करना, क्योंकि देख रहे हैं बहुत लोगों को नोटिस आ रहा है अटेंडेंस नहीं पूरने का, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिला है, पता नहीं वो कितना सही है या नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा लेटर हम लोगों को देखने को मिल रहा है ग्रुप में, फ्रेंड लोग सेंड करता है कि देखो ऐसा ऐसा नोटिस निकलने लगा है, बायोमेट्रिक तो हो ही गया है ना। तो अब ये करो कि क्लासेस तो तुम लोग करो, लेकिन हम ये कहेंगे कि देखो कॉलेज जो है ना, कॉलेज तुम लोगों को स्किल नहीं देगा, ये मेरा बात याद रखो, ठीक है। कॉलेज तुम लोगों को स्किल नहीं देगा, कॉलेज हमेशा अपना सिलेबस के पीछे रहता है, ठीक है। वो तुम लोग क्या चीज करते हो नहीं करते हो, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, तुम लोग जॉब लोगे नहीं लोगे, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर कॉलेज को मतलब रहता तो हर एक कॉलेज से निकलने वाला स्टूडेंट आज जॉब लिए हुए रहता है ना। तो कॉलेज को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, तुम कॉलेज पे ध्यान दो उतना तक ही जितना में तुम पास हो सकते हो, ठीक है। सीजीपीए से अच्छी कंपनियों को मतलब भी नहीं है। हम जितना भी देखते हैं ना, कुछ कुछ उड़ा के कहीं नहीं लिखा रहता है कि 7 से एवं सीजीपीए वालों को ही करना है। 7 तुम्हारा अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, कॉलेज में सही से ध्यान दे दोगे, अब चूंकि क्लास तो करना है, तो क्लास में अगर सही से ध्यान दे दोगे तो तुम्हारा सीजीपीए तो हो जाएगा, ठीक है। सीजीपीए हो जाएगा, तुम्हारा 7 एबव हो जाएगा आराम से, ठीक है। एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे, एक्स्ट्रा टाइम देखे तो, ठीक है। तो उसके अलावा हम कहेंगे कि ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट मत करो, तुमको स्किल डेवलप कर। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ पूछना है? 7 से भी सर बोलो अमन, कुछ पूछ रहे थे अमन? ओके, तो वही हम बोले कि तुम कॉलेज करते रहो, ओके। कॉलेज करते रहो, लेकिन तुमको खुद से पढ़ना होगा ये सारा चीज़। कॉलेज में तुम लोगों को वेब डेवलपमेंट नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो भी पढ़ाया जाएगा वो उस लायक नहीं पढ़ाया जाएगा कि तुम सब कुछ कर लो, ओके। तो कॉलेज से थोड़ा दूर हटो, हम यही कहेंगे, दूर हटो। बिहार इंजीनियरिंग में हो, तुमको यहाँ पे
उतना अच्छा इन्वायरमेंट भी नहीं मिलेगा, और ना ही कंपनियां एकदम दौड़ के आएगी। कुछ ही कंपनियां आती है, ठीक है, आती है, बहुत सारा लगभग लगभग आ ही जाता है। ठीक है, टीचर तुम लोगों को बस एक हेल्प जरूर करेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, टीपीओ बना देते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बनाते हैं वो सब, और उसमें तुम लोग को मैसेज भेजते रहेंगे, तुम लोग उसमें रहो और अप्लाई करते रहो बस। टीचर इतना हेल्प करेंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखो कॉलेज से कि हमको बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल भी नहीं, हम कहेंगे कॉलेज से थोड़ा दूर भागो और खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो कॉलेज पे ज़्यादा फोकस मत रखो। तो वही, और किसी को कोई डाउट है या कोई सजेशंस चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, HTML स्टार्ट करेंगे, और एक दो दिन में हम लोग गिट एंड गिटहब करेंगे, ओके। और उसके बाद चूंकि कोड को अपलोड करना है और सारा कुछ होमवर्क वगैरह मिलना है तुमको, HTML बनाना है ना, जैसे ही बनाने लगेंगे हम गिट एंड गिटहब एक बार रिव्यू करके, एक दिन लगा के, एक ही दिन जाएंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि पहले से वहाँ पे मौजूद है। एक दिन हम रिवाइज करके कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे के लिए क्लासेस को अब बंद करते हैं, मिलते हैं। और तुम लोगों को कोई डाउट हो, ओके, पूछो। ग्रुप में तो हम म्यूट कर ही दिए हैं, ठीक है, ग्रुप में म्यूट कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारा आने लगता है मैसेज, तो वो हो जाता है ना, थोड़ा सा इरिटेशन फील होने लगता है, बाकियों को भी होता है, इसी वजह से बहुत लोग म्यूट भी कर देते हैं, ठीक है। तो हम उसको ओनली एडमिन कर दिए हैं, है ना। तो ऐसे हम फॉर्म एक डाल दिए हैं जिसमें तुम लोग जाके डाउट पूछ सकते हो, तो वो हमको मेल आ जाता है, तो हम वहाँ से देख सकते हैं, या फिर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे तुमको हेल्प लेना है लो, और नेक्स्ट डे से हम लोग मिलते हैं, HTML करेंगे, ओके। गुड नाइट, बाय बाय।